सभी को नमस्कार। मैं राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, अलवर, राजस्थान। आप सबका अपने YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम BA द्वितीय वर्ष हेतु मत्स्य विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमानुसार द्वितीय प्रश्न पत्र में निर्धारित नाटक एवं एकांकी विषय पर व्याख्यान हेतु प्रस्तुत हुए हैं। आज उदय शंकर भट्ट जी द्वारा रचित एकांकी पर्दे के पीछे एकांकी पर हम चर्चा करेंगे, जिस पर हमारी चर्चा जारी है। उदय शंकर भट्ट जी का जो जीवन परिचय है आपने स्लाइड में देख लिया है, एक बार पुनः देख लीजिए। उदय शंकर भट्ट जी का साहित्य को जो योगदान है वो भी आप देख लीजिए, और पर्दे के पीछे एकांकी का जो पाठ परिचय है वो भी आप स्लाइड में देख सकते हैं। आज हम सीधे जो व्याख्या भाग है इस पर हम आते हैं और बातचीत करते हैं। अब तक आपने देखा कि जो व्याख्या भाग हमने यहाँ किया, इसमें आपने देखा कि जो सेठ है उसका चरित्र सबके सामने आ जाता है, और जो दो खद्दरधारी हैं जो कांग्रेसी जन हैं उनका चरित्र भी सामने आ जाता है कि सब लोग केवल और केवल अपने लिए जीवन जीते हैं। यदि किसी को अपना बहुत बड़ा मुनाफा करवाना है तो उसे घूसखोरी करा के वो अपना मुनाफा कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ ईमानदार नहीं है। जो जितना बड़ा पद पर है या जो जितना बड़ा दिखता है वो उतना ही ज़्यादा अंदर से भ्रष्टाचार की जो दलदल है उसमें धंसा हुआ आपको दिखाई देगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो दीनू है, सेठ है, नेमीचंद है और लालचंद है, इन सब के वार्तालाप से हमें इस तरह का जो दोहरा चरित्र है व्यक्ति का वो सामने आता हुआ नजर आ रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले व्याख्यान भाग की। देखिए, जो दीनू है वो सेठ के पास आता है और सेठ उससे पूछता है कि डॉक्टर और बड़ा मुनीम कहाँ गए। तो दीनू बोलता है कि डॉक्टर को तो काका साहब ने बाहर भेज दिया है सेठ जी। उसके बाद जो सेठ कहता है वो यहाँ से आपका व्याख्या भाग यहाँ शुरू होता है। काका, सेठ कहता है काका साहब ने, हाँ ठीक है जा, अपने आप से ही कहता है काका साहब ने भेजा है। दीनू को तो कह देता ठीक है तू तो चला जा और मैं देखता हूँ काका साहब ने यदि डॉक्टर को भेजा है तो उन्होंने ठीक ही किया होगा। ठीक है, यदि निशाना लक्ष्य पर बैठ गया, यदि निशाना लक्ष्य पर बैठ गया। अब देखिए यहाँ पे निशाना लक्ष्य पर बैठ गया का क्या अर्थ है भी? निशाना, यदि उन्होंने निशाना साधा था सेठ ने कि यदि डॉक्टर है उसके जो जानकार हैं इनकम टैक्स के ऑफिसर, वो डॉक्टर की बात मान गए तो हमारा जो काम है जो बहुत बड़ा एक तरह से भ्रष्टाचार। लेकिन यदि निशाना लक्ष्य पर नहीं लगा तो फिर उसके लिए दूसरे प्रयास उन्हें करने पड़ेंगे। तो वो सेठ आगे कहता है सारा मामला इन क्लर्कों के हाथों में ही होता है। ये जो क्लर्क होते हैं, जो नौकरशाही है, इनके हाथों में ही सारा मामला होता है। इसलिए यदि ये घूस लेने पर आमादा हो गए, इन क्लर्कों की जेब यदि अच्छे से गर्म हो गई तो ये सारा कार्य अपने आप ही कर देंगे, कहीं और हमें जाने की आवश्यकता ही नहीं है। यानी कि सारा जो मामला है इन क्लर्कों के हाथ में ही होता है। अफसर तो सरकार की प्रेस्टीज, प्रकाश का बल्ब है। जो अफसर होता है, अफसर जो इनके ऊपर होता है क्लर्कों पे, वो तो सरकार की प्रेस्टीज, इज्जत, जो उसकी प्रेस्टीज है उसके प्रकाश का एक बल्ब है कि वो दिखाई देता है कि ये अफसर है, वरन काम तो केवल और केवल क्लर्क ही करते हैं। इसलिए अफसर की बजाय यदि हम
क्लर्कों को हम यदि खुश कर देते हैं तो ये काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। जो अपनी पावर के अनुसार चमकता है, जो जितनी ज़्यादा पावर रखता है जो अफसर, वो उतना ही ज़्यादा लोगों के अंदर चर्चित हो जाता है। कोई 5 का, कोई 10 का और कोई 25 का। अब उसकी बल्ब की जो पावर है उसके हिसाब से ही जो सरकारी ऑफिसर है उसकी पावर को यहाँ बता दिया है कि कोई 5 का, कोई 10 का और कोई 25 का। इस तरह से ये लोग चमकते रहते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर अफसर है वो बेईमान हो, इसलिए सीधे सीधे जो सेठ है उस अफसर को घूस नहीं देना चाहता। पता नहीं क्या हो, वो अफसर यदि दूसरी तरह का निकला तो उन पर वापस से विपरीत इल्ज़ाम भी उन पर लग सकता है कि आपने मुझे घूस देने की कोशिश की। इसलिए जो सेठ है उसने लक्ष्य पर निशाना साधने के लिए जो क्लर्क हैं उन्हीं को उचित माना है। देखिए, यदि उस बल्ब के ऊपर इकन्नी रखकर तार से जोड़ दिया जाए तो दूर तक अंधेरा फैल जाता है। यदि उस बल्ब पर, अब बल्ब कौन है यहाँ? अफसर। यदि उस पर क्या लिखा है इसमें देखिए, यदि उस पर इकन्नी रखकर यानी पैसे रखकर तार से जोड़ दिए जाएं तो दूर तक अंधेरा फैल सकता है। यानी पैसा यानी घूसखोरी यदि उन्हें उनकी जेबें गर्म कर दी जाएं तो अफसर भी अपना जो प्रकाश है, अर्थात उसकी जो आभा है, जो चमक है, जो उसकी एक ईमानदारी की जो बात है, वो सारी चीज़ यहाँ नष्ट हो सकती है और चारों तरफ अंधेरा फैल सकता है। बिजली फ्यूज हो जाती है, यानी बड़े बड़े अफसर हैं वो घूस लेते हुए इन कामों को अंजाम दे जाते हैं और इसीलिए कहा है कि बिजली फ्यूज हो जाती है। यानी जो ईमानदारी का जो पैसा है वो तो कभी नहीं डूबता, लेकिन जो बेईमानी से कमाया गया पैसा है उसको यदि हम एक अफसर विशेष को कुछ पैसे उसकी जेब गर्म करने के लिए दे देते हैं तो वो उसमें हमारा सहयोग कर देता है। इसी तरह रुपए का जोड़ दूर तक प्रेस्टीज के प्रकाश को धुंधला कर देता है। यानी उसको यदि पैसे दे दिए जाएं तो उसकी जो प्रेस्टीज है, जो इज्जत है, वो धुंधली हो जाती है। पता नहीं चलता कि वो अफसर इतना ईमानदार है क्योंकि उसने पैसे ले लिए हैं। चाहिए रुपयों को वहाँ जोड़ने की योग्यता। टहलता हुआ लोग कहते हैं हम लोग ब्लैक मार्केट करते हैं, हम सरकार के शत्रु हैं, देश के दुश्मन हैं। देखिए, सेठ यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और उसको व्याख्या के रूप में आप यहाँ अच्छे से देख लीजिए। ये व्याख्या के लिए महत्वपूर्ण पंक्तियाँ बन जाती हैं। सेठ कहता है टहलता हुआ कि लोग कहते हैं हम लोग ब्लैक मार्केट करते हैं, कि हम काला धन कमाते हैं, काला धंधा करते हैं, ब्लैक मार्केट यानी अनावश्यक इस तरह से पैसा कमाया गया जहाँ से वो लीगल नहीं है, यानी जो नियमावली है उसके विरुद्ध जाकर पैसा कमाना ही एक तरह से ब्लैक मार्केट है। आप सामान्य तौर पर इतने ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकते। आप कुछ ना कुछ इस तरह का गड़बड़ घोटाला, गड़बड़ झाला करते हो जिससे कि आपका जो धन है वो 5 अंकों में यानी लाखों की संख्या में आपको मुनाफा हो रहा है। तो ये मुनाफाखोरी है, ये भी ब्लैक मार्केट में ही शामिल होती है। हम सरकार के शत्रु हैं। लोग हमें कहते हैं कि हम सरकार के शत्रु हैं, हम सरकार के दुश्मन हैं। सरकार गरीबों को लाभ देना चाहती है, लेकिन यहाँ सेठ है, ये गरीबों का गला घोंट रहा है, उनको जरा सा भी लाभ नहीं दे रहा। जो अब तक के वार्तालाप से हमने जाना है कि कहने को तो बहुत बड़े सेठ हैं, लेकिन गरीबों का भला केवल और केवल ये
जनता के बीच में अच्छा बनने के लिए करते हैं। जिस तरह से इन्होंने जानवरों, पशु पक्षियों के लिए जो अस्पताल खोल रखा है, वो तो केवल और केवल दिखावा है। वरना वहाँ का जो डॉक्टर है, उस डॉक्टर की 150 रुपये की जो तनख्वाह है, उसके इतने बयान वो नहीं जारी करता कि हम तुम्हें 150 रुपये दे रहे हैं। तो कहता है कि हम सरकार के शत्रु हैं, देश के दुश्मन हैं। और देश के दुश्मन हैं लोग हमें ये भी कहते हैं। देश के दुश्मन यानी देश की जो प्रगति है, उन्नति है, उसमें हम शामिल नहीं होते। हम अपना और केवल अपना जो घर है उसको ही धन से भरते हैं। हम अपनी जो जेब है उसी को गर्म करते हैं। इसलिए हम इस देश के दुश्मन बन गए हैं। गरीबों का खून चूसकर मोटे हुए हैं, और जो गरीब लोग हैं उनकी जो रोजी रोटी होती है वो हमने छीन ली है, और उनका खून चूसकर हम मोटे हुए हैं। ये बात वैसे तो ठीक है, क्योंकि जो ब्लैक मार्केट किया है सेठ ने, वो सारा पैसा आया कहाँ से? वो गरीब जनता का कमाया हुआ पैसा ही है, जो मोटी आमदनी इन जो सेठ हैं इनके जेबों में आ जाती है। ये सब कहना कितनी गलत बात है। क्या हमने गरीबी पैदा की? यहाँ सेठ सही बात कह रहा है कि क्या हमने गरीबी पैदा की है? गरीब व्यक्ति अपने आप ईश्वर की देन है, और वो उसमें जितनी योग्यता हो वह आगे आवे। जिसमें जो कैपेबिलिटी है, योग्यता के अनुसार व्यक्ति अपना आगे भविष्य चुनता है। तो जैसी जिसमें योग्यता है वैसा उसे करना चाहिए। जिसमें योग्यता वो आगे आवे। हम में नहीं, गरीब हो जाते, उनके दिवाले निकल जाते हैं। ये हम लोग भी बहुत सारे ऐसे हैं जो गरीब हो जाते हैं और उनके दिवाले भी निकल जाते हैं। क्या हम भी तो ईश्वर के बनाए हुए ही हैं? वही ईश्वर का बनाया हुआ पुतला हम हैं। ईश्वर के बनाए हुए कोई गरीब कहीं बाहर से नहीं आते। फिर वे अपनी योग्यता चतुराई से बड़े बन जाते हैं। सब झूठ है, झूठ है कि हम पर ये आरोप लगाना कि हम तो अपनी योग्यता और चतुराई से बड़े बन जाते हैं और बाकी लोग गरीब रह जाते हैं। तो ये तो सरासर झूठ है। ये कहना ठीक नहीं है। इसलिए सेठ बार बार इस बात को दोहरा रहा है। रुपए को पकड़ने से रुपए मिलता है, यानी रुपए का इस्तेमाल करो, रुपए लगाओ धंधे में और फिर आपको उससे बरकत होगी। यानी रुपए लगाने से रुपए कमाया जाता है। उसके लिए कितने हाथ पैर मारने पड़ते हैं यह कौन जानता है। कि रुपए लगाकर रुपए यदि सभी कमा लें तो सभी व्यक्ति रुपए लगाने लग जाएं और उनको बहुत अच्छा धन कमाने का मौका मिल जाए। लेकिन इसके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रयत्न करने पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारने पड़ते हैं। यह कौन जानता है? ये सब लोग नहीं जानते। कितने दिनों से मैं परेशान हूँ, बहुत दिन से परेशान हूँ। किस कारण से परेशान हूँ? कि मेरे पास इतना जो धन है उस धन को मैं कहाँ सुरक्षित रखूँ, और जो धन मैंने कमाया है उस धन पर यदि किसी दिन छापा पड़ गया तो मैं इसका क्या करूँगा। तो मैं बहुत ही परेशान हूँ। न रात को नींद आती है, न दिन को चैन मिलता है। कि कभी भी मैं संतुष्ट नहीं हुआ कि मेरे पास इतना धन है तो इस धन को मैं कहाँ सुरक्षित रख पाऊँगा। कितनी परेशानी है। रुपया कमाना ही कठिन नहीं है, उसको लुटेरों, डाकुओं, चोरों और सरकारी पुर्जों से बचा कर रखना भी एक कठिन काम है। बहुत बड़ी बात यहाँ सेठ ने कही है कि रुपया कमाना ही कठिन नहीं है। रुपया कमाना तो बहुत ही कठिन है, लेकिन उससे ज़्यादा कठिन है उसको लुटेरों से, चोरों से, डाकुओं से और जो सरकारी पुर्जे हैं यानी जो सरकार के नुमाइंदे हैं उनसे बचा कर रखना भी एक बहुत बड़ा कठिन कार्य है। ये टहलते टहलते खड़ा होकर देखता है, कौन है ये लोग? एक लड़की, एक लड़का और यह आदमी भी उसके साथ है। कौन है आप? क्या चाहते हैं? अरे पुलिस के दरोगा भी? आइए दरोगा जी साहब बैठिए। इस तरह से वार्तालाप यहाँ अब आगे बढ़ती है।
और क्या वार्तालाप होती है ये हम आगे के व्याख्या भाग में देखेंगे। और अब आने वाला जो व्याख्या भाग है ये हमारा अंतिम व्याख्या भाग होगा। इसके बाद ये जो एकांकी है वो अपने एकांकी की यहाँ इतिश्री हो जाएगी। तो आज विद्यार्थियों आज का जो व्याख्या भाग है मैं आज यहीं समाप्त करता हूँ, और अंतिम व्याख्या भाग में भी हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।